हे गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10th के साइंस यानी विज्ञान के फर्स्ट लेसन रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का लेक्चर चल रहा था, उसका लेक्चर नंबर 5। जी हाँ गाइज, इससे पहले हमने इस लेसन का 4 लेक्चर कवर कर चुका है, जिसमें 3 लेक्चर्स में हमने आपका पूरा लेसन समाप्त किया। उसके बाद चौथे लेक्चर में हमने आप लोग का जो ये पाठगत जो प्रश्न है, ठीक है, उसको शुरू किया और आप लोग के जो पेज 6 पे इस प्रकार के जो प्रश्न थे, ठीक है, उसको हमने सॉल्व किया। और इस वीडियो में हम आपके जो पेज नंबर ये 11 यानी 11 पे और आप लोग के आगे पेज नंबर 50 यानी 15 पे जो प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, कि आप अगर अभी तक हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेज डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर गूगल प्ले स्टोर से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा कि इन सारी चीज़ों का एकदम फ्री में आपका सॉल्यूशन अवेलेबल है। यहाँ से आप समझिए और वहाँ से आप जाकर पढ़ लीजिए, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और उसके अलावा वहाँ आप अपने बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सब्जेक्ट का टेस्ट भी दे सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। और अगर आप और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ गाइज, मात्र 299 रुपये में पूरे साल के लिए, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट के हिंदी इंग्लिश फिजिक्स, हिंदी इंग्लिश साइंस, सोशल साइंस यानी सारे सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जारी होता है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। एग्जाम टाइम में आपको क्रैश कोर्स कराया जाएगा, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में आसानी से 80 से 90% मार्क ला सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए। गाइज देखिए, कॉल तभी कीजिएगा जब आपको हमारा कोर्स लेना हो, ठीक है। आप ऐसे कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए काफ़ी लोग की कॉल आती है, ठीक है, तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ, ठीक है। तो परेशान करने के लिए कॉल आप मत कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग को स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। और वीडियो देखने के बाद आप कॉल कर लीजिएगा अगर आपको नोट्स लेना है तो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। तो देखिए, जो उस पदार्थ का नाम है, ठीक है, वो अगर हम साधारण नाम की बात करें तो वो होता है बिना बूझा हुआ चूना। जी हाँ गाइस, बिना बूझा हुआ चूना, ठीक है, बिना बूझा हुआ चूना ये जो होता है यही मार्केट से ख़रीद कर आता है, ठीक है। और इसको मतलब जल के साथ इसको जल में घोल देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि इसी की दीवारों पे हम पुताई करते हैं, यानी सफ़ेदी करते हैं, एक तरह से बोल दे तो, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया पदार्थ X का नाम, ठीक है। उसके बाद इसका सूत्र लिखिए, ठीक है। तो देखिए, जो इसका सूत्र होता है मैं आपको बताना चाहूँगा, वो होता है CaO, ठीक है। CaO इसको हम पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। आप लोग याद कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO इसको। और इसका जो साधारण नाम होता है वो होता है बिना बूझा हुआ चूना। इसी को मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं हम सफ़ेदी करने के लिए, यानी इसी का सफ़ेदी में उपयोग होता है। और उपयोग कैसे होता है? जैसे ये सॉलिड रूप में होता है, ठीक है। जब हम मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं और घर लाकर इसको मतलब हम पानी में डाल देते हैं, ठीक है, यानी इसको हम द्रव रूप में बदल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम दीवारों पे इसी की सफ़ेदी करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड सेकेंड प्रश्न है, ठीक है, क्यू पर फर्स्ट यानी इसमें लिखे पदार्थ यानी X, ये जो पदार्थ लिखा गया है कि जल के साथ अभिक्रिया कीजिए। जो ये पदार्थ हमने क्या लिखा है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसी की बोल रहा है कि क्या आपको करना है, जल के साथ इसकी अभिक्रिया करना है, ठीक है। तो चलिए हम जल के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। देखिए, जल के साथ अभिक्रिया यानी हम चलिए CaO इसको लिख लेते हैं, जल के साथ अभिक्रिया यानी प्लस जल क्या होता है H2O होता है जल, ठीक है। इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? देखिए, ये हम लोग का अभिकारक है, ठीक है। और इधर जो बनता है वो उत्पाद होता है। हमने पिछले लेक्चर में, ठीक है, ये डिस्कस कर चुका है, ठीक है। तो देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, इधर जल हो गया, ठीक है। जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जी हाँ गाइज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। देखिए, इसको CaOH ट्वाइस, ये आप लोग का होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है।
और देखिए इसी का उपयोग आप लोग देखे होंगे, या पान उनकी दुकान पे जो चूना उपयोग होता है, या जो मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है, वो मतलब खैनी होता है यानी सुरती आप लोग जानते होंगे, उसमें जो चूना होता है, ठीक है, चूने का उपयोग होता है, यही चूना होता है, ठीक है। आप लोग समझते होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यही होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यही इसकी समीकरण है, ठीक है। जब यह जल से अभिक्रिया करता है कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और प्लस इसके साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ क्या निकलती है, ऊष्मा भी निकलती है। तो आप लोग याद रखिए ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और ये देखिए समीकरण संतुलित है, देखिए इधर कैल्शियम एक है इधर, और इधर देखिए कैल्शियम एक है, और देखिए इधर हम देखते हैं, देखिए यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन और यहाँ दो हाइड्रोजन। तो इधर देखते हैं OH इस तरह और नीचे 2 लिखा गया, यानी 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, तो वो भी क्लियर है, यानी समीकरण भी संतुलित है, ठीक है। यानी अगर हम CaO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जल की अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जल की अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और प्लस ऊष्मा निकलती है। क्लियर है आपको ये सारी चीज़ें। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए अगला आप लोग का प्रश्न है, सेकेंड प्रश्न, क्रियाकलाप 1.7 में एक प्रणाली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है चलिए ये पीछे का एक प्रश्न है, ये क्रियाकलाप वाला। चलिए इसको मैं छोड़ देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब चलिए हम ये आप लोग के प्रश्न पेज नंबर 11 पे यही आप लोग के 2 प्रश्न थे। अब चलिए जो आगे के प्रश्न है पेज नंबर आपके शायद 15 पे आप लोग के जो प्रश्न है उनको हम सॉल्व करते हैं। ओके गाइज, तो हम पेज नंबर आपके 15 पे आ चुके हैं, ठीक है। आप लोग NCERT की बुक में अपना पेज नंबर, पहले लेसन का पेज नंबर 15 निकाल कर देखिएगा, उसमें ये आपको प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस पे जो प्रश्न है उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जो फर्स्ट प्रश्न है आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। काफ़ी मस्त क्वेश्चन है, आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आ भी सकता है। क्वेश्चन को एक बार मैं और पढ़ता हूँ। जब लोहे की कील को, ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन गाइज लॉकडाउन में मेरे पास कॉपर सल्फेट का विलयन लेने के लिए मार्केट जाना पड़ेगा, तो मतलब मार्केट आप जानते हो कि सब लॉक है, बंद है, तो फिर इसका एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, नहीं तो मैं आपको कर कर दिखाता भी, ठीक है। चलिए आगे हम एग्ज़ाम टाइम में इसका हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग का कह रहे हैं कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो देखिए सबसे पहले तो इसकी हम समीकरण आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आपको मतलब आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब लोहे की कील यानी आप लोग का Fe, ठीक है, आयरन Fe, इसको फेरम बोलते हैं, लैटिन नाम, ठीक है। तो Fe ये हम लोग का लोहे की कील यानी वही आयरन का ये आप लोग का प्रतीक होता है, ठीक है। ये जब क्रिया करता है किसके, कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ यानी CuSO4 के साथ, ठीक है। CuSO4 हम लोग का होता है कॉपर सल्फेट, ये विलयन है, ठीक है। और देखिए आप विलयन यहाँ पे आप क्वेश्चन में AQ कहीं कहीं लिखा होगा, वही AQ मतलब विलयन होता है, ठीक है। तो चलिए वही होता है, ठीक है। अब ये देखिए क्रिया करता है तो क्या होता है कि जो ये Fe है, ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा देता है, ठीक है। क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है और FeSO4 बना लेता है, ठीक है। और प्लस यहाँ से कॉपर हट जाता है यहाँ से, ठीक है। यानी यहाँ से ये Fe जो है इसमें से कॉपर को हटा देता है। एक तरह से ये बोले तो ये विस्थापन अभिक्रिया होती है। अब क्यों हटाता है, क्योंकि देखिए जो Fe की जो क्रियाशीलता है कॉपर की अपेक्षा अधिक होती है। आप ये विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मतलब मालूम हो जाएंगी। विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार बताया गया है कि मतलब अपने मतलब जो धातुएं हैं अपने से नीचे स्थित धातुओं को उनके, ठीक है, यौगिकों से विस्थापित कर देती हैं, ठीक है। तो आप विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखोगे तो जो Fe है कॉपर से ऊपर है, इसलिए ये कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को जो Fe है हटा दे रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, यह कहने का क्वेश्चन है। तो देखिए पहले हम लोग का कॉपर सल्फेट था, ठीक है, और चूंकि हम जानते हैं कॉपर जो होता है मतलब हरे रंग
रंग का होता है, नॉर्मल हरे रंग का होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इस विलेन का रंग जो है मतलब हरे रंग का था। ठीक है, विलेन का जो रंग है हरे रंग का है यह विलेन। और जब कापर को हट गया, इसमें से कापर हट गया यहाँ पे अभिक्रिया के फलस्वरूप, तो FeSO4 आ गया, यानी कापर की जगह Fe आ गया और कापर यहाँ से हट गया। यानी एक तरह से बोले तो इसमें से हरा रंग हट गया। ठीक है, एक तरह से बोले तो हरा रंग हट गया, यानी इसका रंग चेंज हो जाएगा। आप बात को समझ रहे हैं? तो आई होप आप लोगों को यहाँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप लोग कैसे इसका आंसर लिखोगे, इसका उत्तर कैसे आप लोग लिखोगे, ये तो मैं आपको समझाया। ठीक है, देखिए इसका उत्तर लिखोगे आप लोग कि जब लोहे की कील को कापर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा कापर को, ठीक है, कापर सल्फेट के विलयन से क्या करता है कि विस्थापित कर देता है। क्लियर यहाँ तक? क्योंकि आयरन जो होता है कापर से अधिक क्या होता है कि क्रियाशील होता है। ठीक है, या वही अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, जिस कारण आयरन कापर सल्फेट से कापर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, और यह हल्के भूरे रंग का होता है। ठीक है, और जब इसके जगह ये आ जाता है, ठीक है, और यहाँ ये विलेन में से हट जाता है, इसलिए इसका रंग चेंज हो जाता है। क्लियर है आपको? ये आप लोग लिख दोगे। तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें मतलब सारी चीज़ें ये लिखी गई हैं। शायद मैं आपको अभी बता रहा हूँ तो थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा होगा। ठीक है, एप्लीकेशन पे ये सारी चीज़ें एकदम हिंदी में प्योर लिखा गया है, तो आप वहाँ से पढ़ेंगे तो आप याद भी कर सकते हैं और आपको सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। ठीक है, अब चलिए हम जो अगला प्रश्न है, देखिए 2 प्रश्न, क्रियाकलाप 1.2 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण। ओके, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया की बहुत सारी मतलब बहुत सारे उदाहरण हैं। हमने द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ा था तो उसमें पढ़ा भी था। ठीक है, उसके अलावा चलिए एक दो और एक उदाहरण एक ही उदाहरण बता देता हूँ मैं, यहाँ यही बता देता हूँ। ठीक है, देखिए जब क्या होता है, देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया जब हम लोग का PB नाइट्रेट ले लेता हूँ, NO3 ट्वाइस, ये PB नाइट्रेट है। ठीक है, जब यह, ठीक है, या छोड़ देता हूँ। ठीक है, काफ़ी टाइम लगेगा। आप पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, जब हम द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़े थे तो आप देखे होंगे, तो शायद आपको क्लियर भी होगा। ठीक है, आप ऐसे द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ना भी जरूरी है। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप पिछले लेक्चर देखिए। ठीक है, चलिए इसको छोड़ देता हूँ, आगे चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पे। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर हम लोग का प्रश्न है कि निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। ओके, उपचयित और अपचयित, यानी यहाँ हम लोग का उपचयन और अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए हमने आपको उपचयन और अपचयन बताया था। ठीक है, उपचयन देखिए एक बार और बता देता हूँ, उपचयन और अपचयन जब अभिक्रियाओं के हम प्रकार पढ़ रहे थे तो उसमें हमने इन दोनों को पढ़ा था। ठीक है, देखिए उपचयन क्या होता है, जब देखिए किसी पदार्थ में ऋण विद्युतीय तत्वों की अधिकता हो जाए। ठीक है, या कोई मतलब कोई जैसे यौगिक है वहाँ मतलब ऋण विद्युतीय तत्वों की अधिकता हो जाए। ठीक है, जैसे कापर है, अकेले कापर है, जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कापर ऑक्साइड बनाता है। इस तरह से यहाँ देखें तो सिर्फ कापर था। ठीक है, धन विद्युतीय तत्व कापर होता है। ठीक है, यहाँ ऋण विद्युतीय तत्व 0 था और यहाँ देखें तो देखिए कापर हो गया, धन विद्युतीय तत्व भी हो गया और यहाँ ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन चूंकि ऋण विद्युतीय तत्व होता है यानी ऑक्सीजन भी आ गया, यानी यहाँ ऑक्सीजन 0 था, यानी ऋण विद्युतीय तत्व 0 थे, यहाँ ऋण विद्युतीय तत्व मतलब कुछ हो गया। इस तरह से एक तरह से बोल सकते कि इसकी अपेक्षा यहाँ ऋण विद्युतीय तत्वों की अधिकता हो गई। तो ऋण विद्युतीय तत्वों की अधिकता हो गई तो जो अभिक्रिया होती है वह उपचयन अभिक्रिया होती है। ठीक है, और यहाँ कापर जो होगा उपचयित हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए उपचयन अभिक्रिया क्या होता है। और अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, जहाँ ऋण विद्युतीय तत्वों की कमी हो जाए। ठीक है, वहाँ क्या होता है अपचयन अभिक्रिया। जैसे इसी को मैं ले लेता हूँ, जैसे कापर ऑक्साइड है, जब इसका हम तापन करते हैं यानी इसको गर्म करते हैं तो ये कापर और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो देखिए हम लोग का कापर ऑक्साइड था और यहाँ देखिए कापर से मतलब यहाँ मतलब ऋण विद्युतीय तत्व यहाँ क्या हट जा रहा है, यानी यहाँ ऋण विद्युतीय तत्वों की कमी हो रही है। ऋण विद्युतीय तत्वों की कमी हो रही है, इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इसका अपचयन हो रहा है, यहाँ कापर यहाँ अपचयित हो रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ें हमें इसमें छांटना है। तो देखिए जैसे हम लोग का 4Na लिखा है यानी सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, O2 लिखा है और क्वेश्चन में लिखा है G यानी गैस रूप में है, O2 यानी ऑक्सीजन। ठीक है, जब इनकी हम अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोग का Na2O बनता है, सोडियम ऑक्साइड Na2O बनता है, यानी सोडियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है कि हम लोग देखें कि यहाँ जो सोडियम है धन विद्युतीय तत्व होता है और यहाँ अगर सोडियम के साथ ऑक्सीजन, चूँकि ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्व होता है, इसके साथ जुड़ गया तो हमने अभी आपको बताया। ठीक है, कि यहाँ धन विद्युतीय तत्व केवल है और ऋण विद्युतीय तत्वों की संख्या यहाँ 0 है, लेकिन यहाँ धन विद्युतीय तत्व तो है ही, उसके अलावा ऋण विद्युतीय तत्व भी आ गया है। तो हमने अभी आपको बताया कि जब ऋण विद्युतीय तत्व आ जाए तो वहाँ क्या होता है, आप लोग का उपचयन होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि सोडियम का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ठीक है, यानी सोडियम एक तरह से यहाँ बोल सकते हैं कि उपचयित हो रहा है। क्लियर है आपको?
तो ये आपको ये चीज़ क्लियर। अब चलिए हम सेकंड देख लेते हैं। देखिए कॉपर ऑक्साइड है सॉलिड रूप में, ठीक है, H2 है, हाइड्रोजन है गैस के रूप में, ठीक है। जब इनकी हम अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए क्या होता है, ठीक है। देखिए कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ देखिए कॉपर अभिक्रिया के फलस्वरूप केवल कॉपर बच रहा है, यानी यहाँ से ऑक्सीजन हट जा रहा है। तो ऑक्सीजन हट जा रहा है तो हमने अभी बताया कि ऑक्सीजन हटने का मतलब कमी हो जा रही है, तो कमी हो जा रही है इसका मतलब अपचयन हो रहा है, यानी यहाँ एक तरह से बोल सकते हैं कि कॉपर क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। क्लियर है आपको। उसके बाद देखिए यहाँ H2 है, ठीक है, और यहाँ देखिए H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो ऑक्सीजन जुड़ गया है तो अभी हमने बताया कि अगर ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन चूंकि ऋण विद्युत तत्व है तो यहाँ हाइड्रोजन चूंकि धन विद्युत तत्व है, तो इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो इसके मतलब कि इसकी अपेक्षा यहाँ ऋण विद्युत तत्व की अधिकता हो गई। तो ऋण विद्युत तत्व की अधिकता हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि उपचयन हुआ। तो एक सबसे बोल सकते हैं कि यहाँ जो हाइड्रोजन है इसका यहाँ उपचयन हुआ या ये उपचयित हुआ। क्लियर है आपको। और चूंकि यहाँ देखिए अपचयन और उपचयन इस अभिक्रिया, ये जो सेकंड है इसमें अपचयन उपचयन दोनों हो रहा है, तो हमने पढ़ा था कि जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों हो वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो यह जो अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया है। आपको क्लियर है। तो आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इस तरह से आप लोग का जो ये पाठ्यगत प्रश्न थे, ठीक है, ये समाप्त होते हैं। अगले लेक्चर में हम जो आपके अभ्यास के अंतर्गत आने वाले प्रश्न हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और गाइज हाँ, आप इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में भी शेयर करें। और अगर आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेज डाउनलोड नहीं किए हैं तो अभी आप जाइए गूगल प्ले स्टोर पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और अभी डाउनलोड कीजिए नीलेश क्लासेज ऐप। तो बस थैंक यू।